Hi everyone, welcome to DU की पढ़ाई platform. Hit the subscribe button and watch the lectures till the end. So in this video we will discuss chapter 4 of your generic elective paper ideas in Indian political thoughts. चौथा चैप्टर महात्मा गांधी से संबंधित है और सबको पता है कि गांधी जी का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है भारतीय राजनीतिक चिंतन में और हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो गांधी जी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया और इनका यही जो पॉलिटिकल थॉट है हमें पढ़ना है। स्वराज का मतलब होता है अपना शासन। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और गांधी जी का ये कंप्लीटली क्या कॉन्सेप्ट था, डायमेंशंस कौन-कौन से हैं स्वराज के। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। गांधी जी का एक छोटा-सा लाइव इंट्रो भी हम देखेंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन को गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी वो काफ़ी खिलाफ थे। इसके बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यूज़ को भी हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो गांधी के बारे में एक छोटा-सा लाइव इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट स्वराज से ही पूछे जाएँगे। गांधी का लाइव इंट्रो बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है आंसर में। इंट्रो के पार्ट में आप लिखेंगे इसे। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है पोरबंदर, गुजरात के अंदर। लॉ की स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए, वहाँ से अपनी लीगल स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ये साउथ अफ्रीका जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, टू वर्क एज़ अ लॉयर फॉर एन इंडियन मर्चेंट फर्म। तो अब उस टाइम पे जब ये साउथ अफ्रीका गए तो जैसे भारत में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, कॉलोनियल रूलर्स का शासन हुआ करता था, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी कॉलोनियल रूलर्स उस वक़्त शासन किया करते थे और इंडियन कम्युनिटी जो थी और एज़ वेल एज़ साउथ अफ्रीकन्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा कॉलोनियल रूलर्स साउथ अफ्रीका में भी एक्सप्लॉइट करते थे। तो यहाँ पे भी रेशियल एरोगेंस देखने को मिलती है। तो अब गांधी जी को ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। साउथ अफ्रीका में भी कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका में ये सारी चीज़ें देखी तो अपना सारा मूवमेंट्स वगैरह उन्होंने सबसे पहले वहीं शुरू किया। सत्याग्रह की बात हो या अहिंसा की उनकी फ़िलॉसफ़ी हो, तो एक तरीके से टेस्टिंग उनके साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने करी और वहीं से आंदोलन वगैरह चलाना उन्होंने शुरू किया, लड़ाई लड़नी शुरू की। 21 साल तक लगभग वो साउथ अफ्रीका में रहे और वहाँ पे गांधी हैज़ लेड न्यूमरस कैंपेन्स फॉर सिविल राइट्स एंड सोशल जस्टिस। सो दिस वाज़ अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ गांधी। 1915 में वो वापस भारत आते हैं और इसके साथ ही भारतीय राजनीतिक चिंतन में और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी के आने के बाद। सो इमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन पॉलिटिक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड दिस फेज इज डिस्क्राइब्ड एज द एरा ऑफ मास मोबिलाइजेशन। तो गांधी जब भारत आए तो उसके बाद से उन्होंने जनता को मास मोबिलाइजेशन की तरफ लेकर गए। यानी वो कोई भी आंदोलन करते थे तो लाखों लोगों की भीड़ उनके पीछे जो है विरोध करने के लिए, अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए चल पड़ती थी। तो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज पे बात करेंगे। गांधी जी ने स्वराज की जो अवधारणा दी है वो क्या है? तो स्वराज जो है वो संस्कृत शब्द से आता है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो स्व और दूसरा राज। स्व का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब रूल। तो सेल्फ रूल हो यानी अपना शासन हो। अपना शासन कहाँ हो? 4 जगहों पर अपना शासन होना चाहिए। एक तो राजनीति के क्षेत्र में, दूसरा समाज के क्षेत्र में, तीसरा इकोनॉमी के क्षेत्र में और चौथा इंडिविजुअल लेवल पे यानी अपने ऊपर भी अपना शासन हो। ठीक है? तो ये 4 मेन डायमेंशंस हैं जिसके तहत स्वराज को समझा जा सकता है और यही 4 अलग-अलग कॉन्सेप्ट जो है स्वराज के गांधी जी ने दिए हैं। तो एक शॉर्ट मीनिंग की बात करें तो स्वराज का सीधा-सा मतलब यही है कि सेल्फ रूल। सो स्वराज कुड बी अंडरस्टूड विथ 4 मीनिंग्स। दीज़ 4 मीनिंग्स कन्वे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्वराज। तो एक-एक करके हम स्वराज की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो डायमेंशंस हैं स्वराज की उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है पॉलिटिकल स्वराज। पॉलिटिकल स्वराज का मतलब है कि नेशन के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, अपना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और जो पावर है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। गांधी जी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। सो अब्राहम लिंकन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी था, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसके गांधी जी पक्ष में थे। सो ही एम्ड एट डेमोक्रेटिक स्टेट बेस्ड ऑन मोरल अथॉरिटी एंड ही इंसिस्टेड दैट डेमोक्रेसी वुड बी एन इम्पॉसिबल थिंग अंटिल द पावर वाज शेयर्ड बाय ऑल। तो जब तक हर व्यक्ति के हाथ में जो है पावर ना दी जाए तब तक डेमोक्रेसी जो है रियलिटी में एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती है। इसके अंदर वो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट करते थे, यानी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा
जो है पावर दी जानी चाहिए, ताकि वहाँ के लोग सबसे छोटे लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकें डायरेक्टली डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर और अपने लिए डिसीज़ेज़ को खुद ले सकें। तो सेंट्रलाइज़ेशन के खिलाफ थे गांधी। गांधी जी डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के पास पावर दी जाए, और चाहे वो उनकी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बनाने के लिए हो। तो इसलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की है। सो ही सॉ विलेज पंचायत एज द मोस्ट feasible फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल स्वराज टू एग्जिस्ट एज द इंश्योर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। तो ये पॉलिटिकल स्वराज है। इकोनॉमिक स्वराज के अंदर क्या है? इकोनॉमी हिंद स्वराज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है पूरी, जिसमें उन्होंने स्वराज को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। तो वो लिखते हुए बताते हैं कि जो मेन कारण है जिसकी वजह से इंडिया ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में खो दिया, उसका ये है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने भारत की इकोनॉमी पे कब्ज़ा किया, तो इंडिया की इकोनॉमी सबसे पहले इंडिया के हाथ से गई, और इसकी वजह से अंग्रेज़ों का पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी कब्जा हो गया, क्योंकि जिसके हाथ में इकोनॉमी उसके हाथ में पॉलिटी, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। सो दैट इज़ व्हाई गांधी ने कहा कि इकोनॉमिक लेवल पे भी हमारा अपना राज होना चाहिए। तो स्वराज कैनॉट बी मीनिंगफुल इफ पीपल डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस एंड लिवलीहुड। सो इन दिस रिस्पेक्ट इकोनॉमिक ऑटोनॉमी इज नेसेसरी टू एज फार एज द रियलाइजेशन ऑफ स्वराज इज कंसर्न्ड। तो अब इकोनॉमिक जो है लेवल पे गांधी जी बात करते हुए कहते थे कि उस टाइम पे चरखा वगैरह ज़्यादा चलता था, और विलेज हैंडीक्राफ्ट, लोग घरों में खादी बुनते थे और उसी की वजह से उनका जीवन चलता था। तो इसी को ज़्यादा प्रमोट करते थे गांधी। सो ही आर्ग्यूड दैट चरखा यानी स्पिनिंग व्हील एंड खादी होम स्पिन कॉटन क्लॉथ वुड डिफाइन इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ इंडिया, एंड बाय एम्फसाइजिंग स्वदेशी, Gandhi ji also supported the revival of village handicrafts. So this was economic स्वराज, ताकि हर व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए सम्मानजनक पैसा हो उसके पास, और खुद वो इंडिपेंडेंट रहे, जीवन जीने का लाइफ सस्टेन करने के लिए उसके पास पर्याप्त आय के साधन हो। नेक्स्ट सोशल स्वराज यानी समाज के लेवल पे अपना राज होना चाहिए। समाज जो गांधी जी के कॉन्सेप्ट में ये था कि नॉन हायरार्कियल सोसाइटी हो, जहाँ पे डिवीजन ना हो। सो गांधी वांटेड अ स्टेट ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस वेयर ईच इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर हिज और हर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और पेरेंटेज विल एन्जॉय इक्वल सोशल स्टेटस। तो बिना किसी जाति धर्म के भेद के सबका स्टेटस इक्वल होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए। सो इसके अंदर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी सबसे ज़्यादा एसेंशियल थी, तभी जो है स्वराज को हम ट्रूली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो दस द सोसाइटी शैल बी इंटीग्रेटेड कम्युनिटी विदाउट एनी आर्टिफिशियल एंड मैन मेड डिस्टिंक्शंस। तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में एक सद्भाव और सम्मान की भावना रहनी चाहिए, तभी हम जो है समाज के स्तर पे भी अपना राज कायम कर पाएंगे। और लास्ट स्पिरिचुअल स्वराज, जो कि चौथी डायमेंशन है, इसको इंडिविजुअल स्वराज भी बोलते हैं, कि व्यक्ति अपने ऊपर भी जो है अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल स्थापित कर सके। सो देयर वाज अ स्पिरिचुअल डायमेंशन टू गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन। और गांधी के अनुसार ये था कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन वही व्यक्ति कर पाएगा जो मोरालिटी को फॉलो करता है, जो किसी के ऊपर चीट नहीं करता है, जो सत्य का पालन करता है, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको फुलफिल करता है, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, सोसाइटी में अपने नेबर्स और सर्वेंट के प्रति जो भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको पूरी सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करता है, वही व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर पाएगा। तो सच अ मैन कैन ट्रूली एन्जॉय स्वराज एंड अ नेशन एन्जॉय स्वराज इफ देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सच गुड सिटीज़न्स। तो ऐसा व्यक्ति स्वराज को एक्सपीरियंस कर पाएगा, और अगर कई सारे इसी तरीके से स्वराजी होंगे, जिनका अपने ऊपर कंट्रोल होगा और वो समाज में अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेंगे, तो एक नेशन भी अच्छा बनेगा। सो द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज अ सिंबल ऑफ माया, ग्रीड, मटेरियलिज्म एंड इल्यूजन। तो गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ थे, और वो मानते थे कि ये माया को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, भौतिकवाद और लालच और भ्रम को जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन बढ़ावा देती है। सो इट कैनॉट लीड टू रियल हैप्पीनेस, और इससे कभी रियल हैप्पीनेस हमें खुशी और आनंद नहीं मिलेगा।
और हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इट वुड ऑल्सो एक्ट एज़ अ हिंड्रेंस इन अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को जानने के प्रति ये सारी चीज़ें बाधा बनती हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल स्वराज का डायमेंशन भी जो है इसमें जोड़ा है गांधी जी ने, कि चारों लेवल पे हम मुक्त हो सकें, अपने आप से भी मुक्त हो जाएँ, समाज के प्रति हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो भी निभाएँ, और पॉलिटिकल स्वराज भी हो एज़ वेल एज़ इकोनॉमिक स्वराज भी हो। तो ये गांधी जी का जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज है। हिंद स्वराज अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है, काफ़ी डिटेल में वो बात करते हैं उसमें। अगला इसमें एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और गांधी जी के स्वराज में क्या जो है रिलेशन है, इस पर एक बीवाईक्यू आया हुआ है। एलैबोरेट गांधीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्वराज एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज में यही ऊपर वाला आप डिस्क्राइब करेंगे। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में आप दो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहला तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, 1920 से 22 तक ये मूवमेंट चला। इसमें गांधी जी ने कहा कि सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को जो है हम बाइकआउट करेंगे। ब्रिटिश के स्कूल्स, कोर्ट्स, लेजिस्लेचर्स सबका जो है हम विरोध करेंगे और इन सब को छोड़ देंगे, एंड वी विल बिल्ड आवर ओन पैरेलल सिस्टम्स। सो दिस प्रोटेस्ट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। और ये भी गांधी जी के स्वराज को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने इस मूवमेंट के जरिए भारत में अपने सिस्टम्स बनाने की बात कही। दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने चलाया, जिसके अंदर सॉल्ट मार्च किया था उन्होंने। जो ब्रिटिशर्स के अनजस्ट लॉज थे उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, जो टैक्सेस लगा दिए थे सॉल्ट के ऊपर। सो इट वाज आल्सो अ वे टू प्रमोट इंडिजिनस अल्टरनेटिव्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप स्वराज के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से जोड़ सकते हैं गांधी जी के। नेक्स्ट यहाँ पे अगला टॉपिक है गांधी जी का क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के काफ़ी खिलाफ थे, और उनका मानना था कि जो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे इतने सारे लोग जॉब की सर्च में जाते हैं, तो सिटीज़ जो है ये विलेजेस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं, और विलेज अंततः खाली होते चले जा रहे हैं, और जो भी विलेज के अंदर रिसोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सो दैट इज़ वाई गांधी क्रिटिसाइज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। So in Hind Swaraj, Gandhi severely criticizes modern technology and its ill effects so much that he does not compromise with any of its form. तो उन्होंने इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, मशीनाइजेशन और मटीरियलिज्म के खिलाफ जो है बोला है, और उनका मानना है कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन वेलबींग के जो है पक्ष में बात नहीं की जाती है। सो फॉर गांधी फैक्ट्रीज वर डीह्यूमनाइजिंग प्लेसेस वेयर वर्कर्स बिकम्स स्लेव ऑफ मशीन्स। तो फैक्ट्रीज के अंदर जो है आदमी मशीनों का गुलाम हो जाता है, उनकी क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी खो जाती है। और गांधी जी ये भी कहते थे कि अगर ज़्यादा जो है फैक्ट्रीज लगा दी जाएंगी, तो वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथों में ही कंसंट्रेटेड हो जाएगी। जो फैक्ट्रीज़ के मालिक होंगे उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, और जो वर्कर्स उस फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे, वो मालिक उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। सो इट विल क्रिएट अ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सिमिलर टू कॉलोनियल रूल। इसीलिए गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल चाहते थे, कि जैसे गाँव में जो है प्रोडक्शन होता था और वहाँ की इकोनॉमी वो गाँव के जो लोग थे वो खुद सँभालते थे। वहाँ पे जो चीज़ें प्रोडक्शन होती थी, खादी या चरखा वगैरह चला करके, वैसा कुछ मॉडल जो है गांधी जी प्रमोट करना चाहते थे। तो मशीनरी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। अब गांधी जी कंप्लीटली खिलाफ नहीं हैं, वो इसको लिमिट में करना चाहते हैं। सो गांधी जी इज़ कीन टू लिमिट एंड नॉट इरेडिकेट मशीनरी। गांधी सपोर्ट्स दोज़ मशीन्स दैट आर नेसेसरी टू सैटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन्स। तो जो बेसिक नीड्स हमारे सैटिस्फाई कर दे, गांधी उसके पक्ष में बात करते हैं कि जो है कंप्लीटली तो हम एरेडिकेट नहीं कर सकते। जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जिनसे हमारी नीड्स और वांट्स पूरी हो जाए, उतनी मशीनरी हमारे जीवन में होनी चाहिए। सो ही आल्सो फील्स दैट इंडस्ट्रीज शुड कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो ही वांट्स लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू सैटिस्फाई लिमिटेड वांट्स सच एज़ फूड, प्रोडक्शन, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड बेसिक एजुकेशन। इन सबको कंट्रीब्यूशन के लिए जो मशीनरी चाहिए वो यूज़ में लाई जा सकती है। लेकिन गांधी जी ने लार्ज स्केल मशीनाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिजेक्ट किया है ऑन मोरल एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स। वो कहते थे कि ये सारी जो है ये मॉडर्न सभ्यता के ये एक पाप की तरीके से हैं। सो ही डिसलाइक्स द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स।
तो लोग गाँव से निकल कर के शहरों में जाते थे जॉब्स के सर्च में। तो इसको जो है गांधी जी जो है इनको पसंद नहीं था। लो वेजेस के चक्कर में और पुअर वर्किंग कंडीशंस होती थी वर्कर्स की, अनएम्प्लॉयमेंट होता था। तो शहरों में आकर के उनकी हालत और ख़राब हो जाती थी। वो एकदम और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था उनका लेबर का। तो वो कहते थे, वो स्वयं कहते थे कि आई अपोज देम नॉट बिकॉज़ दे आर मशीन्स बट बिकॉज़ दे क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। मशीनों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं ज़्यादा लोग, इसकी वजह से मैं इनके खिलाफ हूँ। इफ वन मशीन्स डज़ द वर्क ऑफ 100 वन, अगर एक मशीन 100 लोगों के बराबर काम करने लगेगी, तो फिर हम उन 100 लोगों को फिर कौन से काम पे लगाएँगे? देन वेयर वी आर टू एम्प्लॉय दोज़ 100 मेन्स। तो इसके लिए जो है गांधी एक मिडल पोज़ीशन अपनाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे और मशीन का इस्तेमाल भी होता रहे, इसीलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन गांधी जी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक और है कि गांधी जी और विवेकानंद के नेशनलिज्म में क्या अंतर है, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट द व्यूज ऑफ गांधी एंड विवेकानंद ऑन नेशनलिज्म। अब गा नेशनलिज़्म के कॉन्सेप्ट को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विवेकानंद का जो नेशनलिज़्म का कॉन्सेप्ट है, कल्चरल नेशनलिज़्म का। अब इसमें गांधी जी और विवेकानंद में क्या अंतर दिखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट आप यहाँ पे जो कोर अंडरस्टैंडिंग है नेशनलिज़्म और गांधी की, हालाँकि दोनों ही भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो महत्वपूर्ण रहा है। दोनों ही जो है भारत से प्रेम करते थे और भारत के उत्थान की बात करते थे। तो विवेकानंद का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड है। वो भारत की जो सिविलाइजेशनल प्राइड थी उसको जागृत करना चाहते थे। तो हिंदू फिलॉसफी जो वेदांत है उसको भारत के सूल के रूप में देखते थे कि वेदांत हमारी आत्मा है। और नेशनलिज्म का उनके लिए मतलब था कि हम इंडिया की जो इनर स्ट्रेंथ है उसको दोबारा से जागृत करेंगे और हमारा खोया हुआ जो पुरुषार्थ है हम उसके बल पर लड़ेंगे। गांधी जी का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। वो ये रिलीजियस नेशनलिज्म की बात नहीं करते। उनके अंदर जो है एथिकल और मोरल कंडक्ट्स की वो बात करते हैं, नॉन वायलेंट मेथड्स की बात करते हैं। सो इट वाज नॉट जस्ट अ कल्चरल रिवाइवर, ही वाज आल्सो सपोर्टिंग पॉलिटिकल एक्शन अगेंस्ट ऑपरेशंस। विवेकानंद जो है डायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन गांधी जो है वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे। सो फॉर गांधी नेशनलिज्म हैड टू बी ग्राउंडेड इन ट्रुथ, लव एंड सर्विस टू द पोरेस्ट, यानी अंत्योदया। सो इट वाज नॉट रूटेड इन रिलीजन बट इट वाज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। नैतिकता पर आधारित जो है गांधी जी का नेशनलिज्म था और विवेकानंद का नेशनलिज्म जो है आध्यात्मिकता पर आधारित था। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि रिलीजियन और नेशनलिज्म को लेकर के इन दोनों की अलग-अलग अप्रोच है। विवेकानंद डीपली हिंदू स्पिरिचुअल थॉट से जो है इंस्पायर्ड हैं, अद्वैत वेदांत का वो सपोर्ट करते हैं। ही बिलीव दैट रिलीजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी और इसी को जो है लेकर के हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। सो ही एम्फसाइज्ड टॉलरेंस, यूनिटी एंड सर्विस टू अदर्स के जो है सबका सम्मान करो और एक एकता में जो है हमारी शक्ति है और जो हमारी सर्विस है सोसाइटी के प्रति उसको हमें निर्वहन करना है। गांधी जी भी थोड़ा स्पिरिचुअली ही हैं, लेकिन वो गीता के कर्मयोग के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं और उनको डर था कि हम अगर ज़्यादा रिलीजियस नेशनलिज्म को इंडिया के नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे तो डिवीज़न क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वो थोड़ा सेकुलर स्पिरिट के बारे में बात करते हैं। सो हिज नेशनलिज्म वाज सेकुलर इन स्पिरिट एंड डीपली मोरल। हालांकि नैतिकता और एथिकल और मोरल वैल्यूज़ की जो है वो उसके पक्ष में है, लेकिन रिलीजियस नेशनलिज्म हमें गांधी जी के व्यूज़ में कम दिखाई देता है। जबकि विवेकानंद कंप्लीटली स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को प्रमोट करते हैं। तीसरा नेशन बिल्डिंग को लेकर के दोनों का अलग-अलग मेथड है। विवेकानंद एक यूथ आइकन माने जाते हैं। आज भी युवाओं को वो जो है प्रेरित करते हैं। एजुकेशन, कैरेक्टर एंड यूथ एम्पावरमेंट वाज सेंट्रल टू हिज टीचिंग्स। सो वो खुद कहा करते थे कि गिव मी 100 एनर्जेटिक मेन एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। 100 अगर जो है ऊर्जावान व्यक्ति हमें मिल जाए तो मैं पूरी भारत की तस्वीर बदल सकता हूँ। जबकि गांधी जी का जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो इकोनॉमिक लेवल पे नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं कि खादी, चरखा और उस वक्त की जो विलेज लेवल की इंडस्ट्रीज थी उनको रिवाइव करने की बात करते हैं। तब जो है गांधी के अनुसार अब नेशन एक ट्रू नेशन बनेगा। सो ही फोकस्ड ऑन मास पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रूरल अपलिफ्टमेंट। सो फॉर गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वाज एज इम्पोर्टेंट एज द एंड्स।
चौथा यहाँ पे पॉइंट है वेस्ट के खिलाफ जो है वेस्ट के लेकर के दोनों का कैसा एटीट्यूड रहा है, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है या यूनाइटेड किंगडम है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनको लेकर के दोनों का अलग-अलग पर्सपेक्टिव रहा है। विवेकानंद मानते थे अब वेस्ट जो है वो मटीरियलिस्टिक है। तो विवेकानंद मानते थे कि मटेरियलिज्म फ्रॉम वेस्ट प्लस स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम ईस्ट इज इक्वल्स टू आइडियल सोसाइटी। यानी हम कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकते, ना ही कंप्लीटली स्पिरिचुअलिस्टिक भी हो सकते हैं। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब वेस्ट के अंदर जो साइंस, स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन था उसको वो विवेकानंद एडमायर करते थे। वो मॉडर्निटी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, जैसा कि गांधी के व्यूज़ में हमें देखने को मिलता है। ही वांटेड टू ब्लेंड वेस्टर्न एफिशिएंसी विद ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी। तो वो कहते थे कि दोनों चीज़ों को आपस में बैलेंस तरीके से चलना है। मटेरियलिज्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म को जब कंबाइन करेंगे तभी एक आइडियल सोसाइटी बन सकती है। जबकि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं कि मटेरियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कंप्लीटली खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है एंड ही सॉ इट एज़ मोरली हॉलो। सो गांधी प्रमोटेड स्वदेशी की बात करते हैं इसीलिए गांधी कि हम इंडियन कॉन्सेप्ट अपनाएँगे, हमें मटीरियलिज़्म नहीं चाहिए। सो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एज़ ए डायरेक्ट रेजिस्टेंस टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से वेस्ट का भी जो है, वेस्ट को समझने का दोनों का अलग-अलग अपना नज़रिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये गांधी और विवेकानंद के नेशनलिज़्म के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। तो गांधी जी का स्वराज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप और भी कई सारे पीवाईक्यूज़ को पढ़ सकते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.